हेलो लवली लर्नर्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं सरिता। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की क्लास 6 का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। सो गाइस, इससे पहले मैं इसका ये हाफ पार्ट कवर कर चुकी हूँ 3rd चैप्टर का। सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, देन इसको देखिएगा। एंड आज हमें हाफ पार्ट कवर करना है। सो हाफ पार्ट में एक्चुअली हम इस चित्र के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुएं। ठीक, मैंने कल यहाँ से छोड़ दिया था जो लिखा है यहाँ पे चित्र 3.3। ठीक, तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। सो बेसिकली मैं पहले आपको ये थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लूंगी, देन मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप रिकॉल करें तो आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये कह रहा है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मतलब ये जैसे ये अंडे वाली शेप लग रही है, मतलब गोल है बट थोड़ा लंबाई में, तो ये वही दीर्घवृत्ताकार की बात कर रहा है कि दीर्घवृत्ताकार में जो पृथ्वी है वो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में घूमती रहती है। ठीक है, एक ही दिशा में घूमती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। हमारे इंडिया के मौसम में होता है ना, हम गर्मी होती है, सर्दी होती है, बसंत ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऋतुओं के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से जो लिखा हुआ है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। बेसिकली हम ना ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इस वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो वर्ड लिखा है उत्तरी अयनांत, ठीक है, उत्तरी अयनांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैं पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लूंगी, देन मैं आपको वहां पे डायग्राम पे समझाऊंगी ताकि आपको रिकॉल होगा एंड आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है उत्तरी वाला गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस वजह से क्या होता है, जो कर्क रेखा होती है ना, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, ऊष्मा भी इसलिए ज्यादा प्राप्त होती है। सूर्य के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये देखिए, ध्रुव के पास वाले एरिया में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वहां पे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। आगे, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्यों दिन रहता है 6 महीने तक? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, तो लगातार कंटिन्यूअसली प्राप्त होती है, तो इसलिए वहां पे 6 महीने तक दिन ही रह जाता है। ठीक है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं पैराग्राफ पे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, किताबों की बातें हो गई, अब मेरी बातें, बट अच्छे से सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए, ये बात करें उत्तरी अयनांत की। उत्तरी अयनांत वाला है ये वाला पोर्शन। ठीक, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला ये ग्लोब है ना, इसकी बात कर रहे हैं। मेरे कर्सर को देखिएगा। ठीक है, ये लिखा है 21 जून का उत्तरी अयनांत। ठीक, आगे क्या पढ़ता है ये, इसने क्या कहा था फर्स्ट लाइन में कि जो हमारा उत्तरी वाला पोर्शन है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिस वजह से जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं। कर्क रेखा कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा के ऊपर एक कर्क रेखा होती है जो कि 23.5 डिग्री पर काटती है। ठीक है, वो वाली कर्क रेखा होती है। ऐसे ही एक विषुवत वृत्त के नीचे एक रेखा होती है जो कि 23.5 डिग्री पे ही काटती है, बट उसका जो नाम होता है वो होता है मकर रेखा, और वो दक्षिण साइड
साइड में होती है और कर्क रेखा उत्तर वाले साइड में होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे उत्तर की बात कर रहे हैं तो हम कर्क रेखा की बात करेंगे। अब उत्तरी वाला जो पार्ट है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इस वजह से सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अब कर्क रेखा पर सीधी पड़ने के कारण क्या होता है, कर्क रेखा वाला जो एरिया होता है, वहां का जो पोर्शन है, वहां पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती हैं, जिस वजह से वहां पे बहुत गर्मी होती है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इस 21 जून की। ठीक, इस 21 जून में क्या होता है, 21 जून में बेसिकली क्या होता है, कर्क रेखा के ऊपर ना सूर्य की किरणें बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ने के कारण उस दिन मीन्स कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, हमारे वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, इसलिए उसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है, मतलब इस पूरे प्रोसेस को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। समझ गए, ये वाला सीन था इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे इस दक्षिणी अयनांत के बारे में, तो हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, देन हम इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, आई होप आपको उत्तरी अयनांत वाला पोर्शन समझ में आ गया हो। कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूं मैं उसको दोबारा बता सकूं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दिसंबर के ऊपर। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, 21 जून वाले में हमने क्या पढ़ा था कि उत्तरी वाला जो ध्रुव वाला पार्ट है ना, उत्तरी ध्रुव वाला पार्ट जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिस वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, किस लिए, क्योंकि मकर रेखा वाला भी मैंने आपको बताया था, विषुवत रेखा के नीचे वाला जो 22.5 डिग्री वाली जो लाइन जाती है, रेखा जाती है, वो मकर रेखा होती है और वो दक्षिण वाले पार्ट में होती है। तो सूर्य की किरणें दक्षिण वाले पार्ट में पड़ रही हैं, इट मीन्स वो मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ रही हैं। चूंकि आगे बढ़ेंगे, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, मकर रेखा के ऊपर लंबवत पड़ रही हैं वो, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण वाले भाग में, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा प्राप्त होती हैं, जिस वजह से क्या होगा, गर्मी होगी। जब सूर्य की किरणें प्राप्त होंगी तब तो गर्मी होगी ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। मैंने अभी आपको बताया लंबा दिन क्यों होता है, क्योंकि वहां पर बहुत देर तक सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो लंबा दिन हो जाता है, और फिर छोटी रात तो हो ही जाएगी भाई, जब लंबा दिन जाएगा तो छोटी रात तो अपने आप ही हो जाएगी ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। मैंने अभी आपको बताया उत्तरी गोलार्ध वाला जो पोर्शन है वो किसकी बात कर रहा है, 21 जून की बात कर रहा है, जहां पर उत्तरी वाले गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, मैं डायग्राम में आपको दोबारा बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है ये हम अभी मैं आपको जब डायग्राम में समझाऊंगी ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं डायग्राम के ऊपर, थोड़ा सा वेट एंड हो गया क्लियर। चलिए अब हम आते हैं इस वाले पोर्शन पे। ये वाला डायग्राम है जो आपके राइट हैंड साइड पे होगा इस वक्त। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। 22 दिसंबर दक्षिणी अयनांत क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि दक्षिणी वाला भाग, मेरे कर्सर को देखिएगा, दक्षिणी वाला भाग सूर्य की किरण की साइड पे झुका हुआ है, मीन्स कि सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो क्या होगा, जो सूर्य की किरणें होंगी वो मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ेंगी, और इस वजह से मकर रेखा पर सीधी पड़ने का मीन्स कि मकर रेखा दक्षिण में है तो दक्षिण वाले भाग पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ेंगी। इस वजह से सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ने की वजह से वहां पे दिन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और उस वक्त रात बहुत छोटी होगी। किस वक्त की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 22 दिसंबर को एक दिन ऐसा भी आता है, 22 दिसंबर को, जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं, और 22 दिसंबर को वहां पर मकर रेखा वाले एरिया पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, दक्षिणी वाला पोर्शन की बात हो रही है। हमारा जो इंडिया है ना उत्तर वाले पोर्शन पे आता है,
दक्षिण वाले पोर्शन पे ना, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना ऑस्ट्रेलिया वाला, वो दक्षिण वाले पोर्शन पे आते हैं। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा ना। चलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, दोनों डायग्राम को ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले में क्या बोला गया था, 21 जून वाले में जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी वाला जो ध्रुव वाला पार्ट है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिस वजह से सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ने के कारण वहां पर ग्रीष्म ऋतु सबसे ज्यादा होती है। उस वक्त ग्रीष्म ऋतु सबसे तेज पड़ती है। तो 21 जून का एक ऐसा दिन होता है जब वहां पे दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, बिकॉज वहां पर सूर्य की किरणें उस दिन सबसे तेज पड़ रही होती हैं। अब हम आते हैं दक्षिणायन पे। दक्षिणायन पे क्या लिखा था कि जो दक्षिणी वाला ध्रुव वाला पार्ट है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिस वजह से सूर्य की किरणें मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं और वहां पर सीधी पड़ने के कारण 22 दिसंबर का एक ऐसा दिन है जब वहां पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे वाला मींस की वो जो क्वेश्चन था जो वहां पे लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है कैसे। हमारे इंडिया में क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या होता है, वहां पे सर्दियां पड़ रही होती है। बट बात की यहाँ पे इसने ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है कैसे। वो ऐसे क्योंकि मकर रेखा की साइड पर उस वक्त जो सूर्य की किरणें हैं ना वो मकर रेखा पर पड़ रही हैं, और मकर रेखा पर पड़ने का मीन्स क्या है, यहाँ पे दिन देखिए कौन सा है, 22 दिसंबर की बात हो रही है। 3 दिन बाद ही तो क्रिसमस डे आ जाता है। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी होगी क्योंकि मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और हमारे यहाँ पर ठंड होगी क्योंकि यहाँ पर अभी क्या बोला गया था कि उत्तरी गोलार्ध में इससे बिल्कुल अपोजिट वाला सीजन चल रहा होगा। मीन्स कि जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी हो रही है तो हमारी इंडिया में ठंड हो रही है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस डे मनाया जाता है तो वहां पे गर्मी होती है और हमारे इंडिया के अंदर ठंड होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में। जो वहां पर एक बीच में जो 2 ग्लोब वो थे ना दिख रहे थे, उसके बारे में है। मैं पहले पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, देन मैं आपको वो डायग्राम समझाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अब ये क्या कह रहा है, 21 मार्च को 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें बिल्कुल विषुवत पे पड़ती हैं। विषुवत रेखा कहाँ पर होती है, ग्लोब के बिल्कुल बीच वाले पोर्शन पे, हमारे पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाले पोर्शन पर विषुवत वृत्त होता है। तो क्या कह रहा है, सूर्य की किरणें बिल्कुल बीच में पड़ रही हैं उस वक्त, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से ये होगा कि रात और दिन दोनों बराबर हो जाएगा, ना तो रात छोटी होगी ना तो दिन छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है, यही चीज लिखी है, पढ़ते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ। ठीक है भाई, कोई भी नहीं झुका हुआ, इसलिए सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ रही हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होगा। मैंने अभी आपको बताया ना, क्योंकि बराबर होगा क्योंकि अब सूर्य की किरणें बिल्कुल बीच में पड़ रही हैं। ठीक है, तो ना तो वहां पर जैसे कि अगर उत्तरी गोलार्ध पे पड़ती तो वहां पे क्या होता, दिन बड़ा हो जा रहा था, वहां पे बहुत देर तक सूर्य की किरणें पड़ रही थी। लेकिन अब तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है ना, अब तो जो सूर्य की किरणें बिल्कुल बीच में पड़ रही हैं, जिस वजह से दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। इसे एक नाम दिया जाता है, इस चीज को बोला जाता है विषुव। ठीक है, जब दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं तो हम इसे विषुव बोलते हैं। ये अब हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम के ऊपर। अब हम बात करेंगे इन 2 ग्लोब्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है 21 मार्च और यहाँ हो रहा है 23 सितंबर। इन दोनों ग्लोब पर मतलब 21 मार्च पे 21 मार्च वाले दिन पर जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल विषुवत वृत्त के बीच में पड़ती हैं, जिस वजह से दिन और रात बराबर होता है। ठीक, दिन और रात बराबर होता है। ये बात कर रहा है उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, 21 मार्च वाला जो सीन चल रहा है ना वो उत्तरी गोलार्ध का चल रहा है। अब ये 23 सितंबर की बात करते हैं। 23 सितंबर को भी दक्षिणी गोलार्ध में, मीन्स कि मकर रेखा वाले पार्ट वाले की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि वहां पर भी विषुवत वृत्त के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पैराग्राफ है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 23 सितंबर। ठीक है,
और 21 मार्च की बात करेंगे। अभी हमने यही पढ़ा है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर, लेकिन ये कुछ अपोजिट रिलेशन बता रहा है। कहाँ के बारे में? उत्तरी गोलार्ध के बारे में और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। अगर हम एक कंट्री का एग्जांपल लेकर चले तो मीन्स कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है बेसिकली। तो ये आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा कि हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग कंट्री की बात कर रहे हैं। तो इंडिया आता है हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर और जो ऑस्ट्रेलिया आता है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आता है। तो हम पढ़ते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु कौन सी होती है? ठंड वाली। हमारे इंडिया में 23 सितंबर से, मतलब जो लास्ट वाला सितंबर होता है, वहां से सर्दियां होना शुरू हो जाती हैं हल्की हल्की। तो क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। पहली बात तो ये आपका काम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वसंत ऋतु क्या होती है, वसंत ऋतु में बेसिकली होता कैसा मौसम है। तो ये आप मुझे बताएंगे, आपका काम है, ठीक है। तो ये बताइएगा पक्का पक्का। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को ही वसंत ऋतु होती है, ठीक है। आगे 21 मार्च की जो स्थिति है वो बता रहा है इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्या कह रहे हैं? 23 सितंबर को उत्तरी वाले गोलार्ध के अंदर शरद ऋतु है, ठीक है, सर्दियां चल रही हैं। 23 सितंबर को ही दक्षिणी वाले भाग में वसंत ऋतु चल रही है। 21 मार्च की बात करते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में जब वसंत ऋतु हो रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस वक्त शरद ऋतु हो रही है, ठीक है, मीन्स की सर्दियां चल रही हैं, ठीक है। वसंत ऋतु क्या होता है ये मुझे आप बताएंगे। आगे यहाँ पे एक लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है हमारे चैप्टर की। क्या लिखा है? इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात की ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या लिखा है कि जितने भी परिवर्तन होते हैं, दिन के, रात के, ऋतु में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, सब के सब किस वजह से होते हैं? इन सब के पीछे जो एक रीजन आता है वो है पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दिन छोटे क्यों होते हैं, रात बड़ी क्यों होती है, रात छोटी क्यों होती है, दिन बड़े क्यों होते हैं, या फिर ऋतु में परिवर्तन क्यों आते हैं, इसका रीजन बताइए, तो इसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन ये है कि पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण इन सारी चीजों में परिवर्तन आते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो यूजफुल हो आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।